हेलो स्टूडेंट्स आज हम एटीट्यूड स्केल के बारे में यानी अभिवृत्ति मापनी के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एटीट्यूड अभिवृत्ति को कहते हैं और एप्टीट्यूड अभियोग्यता या अभिक्षमता को कहते हैं और एटीट्यूड को ही मनोवृत्ति कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, परंतु हम सामान्य बोलचाल में इन्हें एक ही मान लेते हैं। जो व्यक्ति साइकोलॉजी से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित नहीं होता है वो अक्सर इन चीजों में अभिवृत्ति और अभियोग्यता है इन्हें एक ही समझता है, परंतु इनमें बहुत अंतर है। इसको जानने के लिए हम देखते हैं, जैसे अभिक्षमता क्या होती है, किसी की विशेष योग्यता जो किसी कार्य को करने में उसकी होती है, यानी कि योग्यता। जैसे कहे कि एक व्यक्ति क्रिकेट अच्छा खेलता है तो ये क्या है, उसकी अभिक्षमता या अभियोग्यता या एप्टीट्यूड है। भी क्रिकेट का अच्छा खेलता है, अब उसके इंटरेस्ट है या नहीं है क्रिकेट खेलने में वो बात अलग है। अब बात करते हैं हम एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या होता है? देखो, एटीट्यूड की बात करें तो हम कहें किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनाया गया प्रत्यक्ष भावानुभूति करने की क्रिया करने का एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है, यानी कि एक तरीके से कहें कि दृष्टिकोण है। ये क्या है? दृष्टिकोण का भाव है कि किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे हम कहते हैं कि उसका एटीट्यूड, फलाने का एटीट्यूड या किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड की बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या है। समाज में किसी व्यक्ति, समूह या वर्ग के प्रति लोगों के क्या दृष्टिकोण है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रति लोगों के क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, इन सब की जानकारी करना ही समाज शास्त्र के विद्यार्थी का कार्य है। मनोवृत्ति का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया गया प्रत्यक्ष करने, भावात्मक अनुभूति करने और क्रिया करने का एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण या भाव है। इसे मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहते हैं। हम जेम्स रिवर्स के अनुसार इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। जेम्स रिवर क्या कहते हैं? जेम्स रिवर कहते हैं कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति मत, रुचि अथवा उद्देश्यों की एक लगभग स्थायी स्थायी तत्परता अथवा प्रवृत्ति है, जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा तथा एक उचित प्रतिक्रिया की तैयारी निहित होती है या रहती है। क्लियर? अब आलपोर्ट क्या कहते हैं? अल्पोर्ट क्या कहते हैं? अल्पोर्ट कहते हैं एक डेफिनेशन में कि मनोवृत्ति है क्या। अल्पोर्ट कहते हैं कि भाई मनोवृत्ति एक प्रकार की मानसिक तथा स्नायुविक तत्परता की दशा है जो उन प्रत्येक वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति क्रियाशील होने में व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर निर्देशात्मक तथा गत्यात्मक प्रभाव डालती है, जिनसे उसका घनिष्ठ संबंध है। क्लियर? अब बात करते हैं एक थर्ड डेफिनेशन और देख लेते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और देखते हैं, किम्बल यंग बोलते हैं कि जो मनोवृत्ति आवश्यकता रूप से एक पूर्व ज्ञान रूपी प्रयुक्तर का स्वरूप है तथा क्रिया का आरंभ है, जो आवश्यक नहीं है कि पूर्ण हो। ये प्रतिक्रिया की तत्परता एवं उत्तेजनात्मक स्थिति के प्रकार को बदलता है, जो या तो विशिष्ट है या सामान्य है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इनका
अब हम इनकी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। एटीट्यूड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मनोवृत्ति अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। मनोवृत्ति क्या होती है? अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। वे सदैव ही निश्चित सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितियों में प्राप्त की जा सकती है अथवा सीखी जा सकती है। क्लियर? पहली हो गई। उसके बाद करते हैं मनोवृत्ति हमारी रुचि और अरुचि का घोतक है, यानी कि ये मनोवृत्ति जो होती है वो दिखाती है। नंबर थर्ड, मनोवृत्ति मानव व्यवहार की एक निश्चित दिशा का निर्देश करती है। व्यक्तियों की किसी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया की दिशा का परिचय उनकी मनोवृत्ति के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि मनोवृत्ति होती क्या है। नेक्स्ट क्या है? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के संबंध में साधारणतया प्रतिमाओं या इमेज, विचारों अथवा व्यवहारिक वस्तुओं से होता है। इस संबंध में इन्हें एक ही नहीं समझा लेना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें क्या हो सकता है। मनोवृत्ति प्रेरक की उत्तेजना के लिए तैयार की दशा है। ये कार्य करने की तैयारी की दशा है। सही है भाई? क्या होता है? प्रेरक को एक दशा प्रदान करती है, एक इमेज तैयार करती है। उसके बाद देखते हैं मनोवृत्ति महत्वपूर्ण मनोवृत्ति के संबंध में संवेगों एवं भावनाओं से होता है। जो मेन अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, वो संवेगों से जुड़ा होता है, यानी कि हमारे भावनाओं से जुड़ा होता है। लास्ट, मनोवृत्ति का स्वरूप प्राय विशेष और सामान्य होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम अभिवृत्ति की कठिनाइयों। मनोवृत्तियों को मापने में कठिनाई क्या क्या होती है? भाई मनोवृत्ति को मापने की जो कठिनाई है वो बहुत तरीके से हो सकती है। वो किस तरीके से मापी जा सकती है? नहीं मापने में प्रॉब्लम आती है, हम वो ही देखते हैं। ठीक है, देखो प्रत्यक्ष रूप से यदि डिफिकल्टीज इन मेजरिंग द एटीट्यूड, क्या क्या डिफिकल्टी है? देखो प्रत्यक्ष रूप से यदि किसी व्यक्ति से का उनकी मनोवृत्ति के विषय में पूछा जाए तो अधिकतर यह होता है कि वह व्यक्ति या तो उत्तर देना नहीं चाहता या टाल मटोल कर जाता है। समझ में आ गई कि भाई प्रत्यक्ष रूप से यदि किसी व्यक्ति से मनोवृत्ति के विषय में पूछे जाए तो अधिकतर व्यक्ति उत्तर देना नहीं चाहता है कि उसकी क्या जो एटीट्यूड है वो क्या है, तो या टाल मटोल कर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार व्यक्ति बताना चाहता है कि स्वयं ही नहीं जानता कि उसकी मनोवृत्ति या एटीट्यूड है क्या। बताना तो चाह रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, क्या एटीट्यूड है। और कई बार व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई मनोवृत्ति पाठक एवं श्रोता उसके रूप में समझ नहीं सकता कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। तो इस तरह से कहा जाए इस तरह से ये स्पष्ट है कि मनोवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से मापने की कोई कठिनाइयां हैं। इसके लिए परोक्ष पद्धति ही अनिवार्य है। इस पद्धति में किसी विचार अथवा विषय के सूचनादाता के सम्मुख कुछ विकल्प प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तथा इन विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में तथा अनेक में विपक्ष में सूचनादाता अपना मत देता है, जिससे उस विषय में उसकी मनोवृत्ति प्राप्त हो जाती है या होती है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं भाई इसमें प्रत्यक्ष क्या है। और मेन रूप से हम बात करें तो हम अप्रत्यक्ष तरीके से जब बुद्धि मापते हैं मनोवृत्ति मापते हैं तो उसमें थ्रस्टन मापनी और लिलकट मापनी आती है। तो ये देखते हैं क्या क्या है। थ्रस्टन मापनी, इस प्रकार की मापनी में जिस वस्तु या गुणा का स्त्रीकरण करना होता है उसके संबंध में अनेक कथनों की रचना की जाती है और ये कथन उससे विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं।
इन कथनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए लगभग 500 निर्णायक की 50 निर्णायकों की या जजों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक कथनों में 11 बिंदु में अंकित करना होता है, जो उच्चतम से निम्नतम सीमा की ओर होते हैं। प्रत्येक निर्णायक जिन कथनों के संबंध में एकमत नहीं होते उन कथनों को निकाल देते हैं। भाई कोई कथन है और उनसे जो जज हैं वो एक मत नहीं हो रहे हैं तो उन्हें निकाल देते हैं। निर्णायक क्या करते हैं, निर्णायकों के आधार पर प्रत्येक कथन के महत्व को औसत निकाला जाता है। जिन जिन को उन्होंने महत्व दिया उनको एवरेज निकाल लेते हैं। उन एवरेजों के आधार पर ही कहा जाए तो उनकी मापनी तैयार हो जाती है, यानी कि मनोवृत्ति मापी जा सकती है। इस तरीके से देखिए ये अंत में चुने गए 20 से 22 कथनों के विषय को देते हैं और तथा जिनसे सहमत होते हैं उनमें सही का निशान लगाकर कहा जाता है कि प्राप्तांक के मध्यांक मूल्य के आधार पर उनकी अभिवृत्ति का निर्णय करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं लिटकर मापनी की। इसमें क्या है, लिटकर मापनी में वस्तु, संस्था या गुण विशेष के संबंध में कथनों की रचना की जाती है। इन कथनों को व्यवहारिक शब्दों में लिखा जाता है। इन कथनों के 5 बिंदुओं को अंकित किया जाता है। इस मापनी की रचना में निर्णायकों की नियुक्ति नहीं किया जाता है, बल्कि न्यायाधीशों के सदस्य को अंकित करने के दिया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें क्या है, इन कथनों को संग्रह करने के बाद इनका कुछ लोगों पर पूर्व परीक्षण किया जाता है और उनके कथनों को रखते हैं जो पूर्व परीक्षण के संबंध में होते हैं और भ्रामक, पूर्ण तथा असंबद्ध कथनों को निकाल देते हैं। वहां 1 से 5 वर्गों में तैयार करते हैं। प्रत्येक कथन के लिए 1 अंक दिया जाता है। इन सभी अंकों का योग एक व्यक्तिगत अंक का प्रदान करता है। इसी विश्लेषण की 2 विधियां में प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन सी 2 विधियां प्रयोग करी जाती हैं। प्रत्येक कथन के लिए दिए गए अंकों को प्रतिशत निकालकर, जैसे 80% लोगों उनके पक्ष में मत करने वाले, और नंबर 2 जैसे मान लो एक ही कथन पे 80% लोग या 75% लोग एक ही मत कर रहे हैं तो उसकी वही मनोवृत्ति होती है। सेकंड में क्या करते हैं, तो प्रत्येक स्थिति के लिए एक मापन मूल्य निश्चित होते हैं और उसी के अनुसार अंक देते हैं। जैसे सहमति के लिए 5, कुछ सहमत है तो 4, कुछ नहीं कर सकता तो 3, कुछ असहमत 2 और असहमत के लिए 1 अंक। तो ये रेटिंग स्केल के आधार पर भी इसके विपरीत भी बना सकते हैं। जैसे सहमत है तो 1, कुछ सहमत है तो 2, कुछ कहा नहीं जा सकता तो 3, कुछ असहमत है तो 4, असहमत है तो 5। तो ये दोनों तरीके से अब इस मापने के आधार पर क्या करते हैं, जो 30 गुना 5 30 क्वेश्चन किए और 150 आ गए तो अधिक सहमत हो गया, और 90 आ गया तो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई, और 30 आ गया तो अत्यंत असहमत प्रवृत्ति आ गई। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।